और आजमगढ़ और इस विधानसभा के ये लोग जो वहाँ खड़े हुए हैं वो लोग करीब आ जाए। अगर आप प्रोग्राम देखने आए हैं तो आप जा सकते हैं, आपने देख लिया। बात को सुनने आए हैं तो सुनिए, वरना चले जाइए। मैंने कई मर्तबा कहा है कि प्रोग्राम को गांव के अंदर रखिए, गांव के बाहर सड़क पर मत रखिए। हम गांव में प्रोग्राम करेंगे तो कम से कम हमारी माएँ बहनें भी तो हमारी बात को सुनेंगी, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं माला झाला ये सब मत करिए। अब आपने जितने का माला पहनाया उतने में 2 बैनर लगते कि नहीं लगते, पार्टी को फायदा होता कि नहीं होता। अगर मुझे माला पहना करके आप ये सोच रहे हैं मैं खुश हो जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे माला और फोटो, मैं इन सब चीजों से खुश नहीं होता। आप मुझे जितनी भीड़ दे देंगे, किसी भी पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी ग़िज़ा आवाम होती है जो उसकी बात को सुनने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा हो। क्योंकि अगर हम अपना वक्त दे रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, आपके दरमियान में अगर हम आ रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुँचे। अगर हमारे प्रोग्राम्स में 100 लोग हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम 100 को कन्विंस करें तो कम से कम 50% को रिस्पांस मिले। हर आदमी आपकी बात से मुतमईन नहीं होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जिला अध्यक्ष को बैठा करके समझा करके 2 घंटा समझा करके भेजा। मैंने कहा ये टेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग मई के महीने में तो नहीं है ना। 1500 रुपया आपने दिया, नुकसान हुआ कि नहीं। हम तो माइक वाइक ले करके आ रहे जनरेटर लाइट के साथ, तो क्या ज़रूरत थी लगाने की। 1500 रुपया ये भी आपने दिया। अरे पैसा ज़्यादा है तो पार्टी के अकाउंट में डाल दो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। मत करो ना। सब कुछ मैं लेकर के आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, माइक लेकर के आ रहा हूँ, लाइट लेकर के आ रहा हूँ, सब कुछ तो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग को क्यों खुजली अपने पैसे को पानी में फेंकने की। अब आइंदा ऐसा मत करिएगा। अगर करेंगे तो फिर वहां मेरा प्रोग्राम मत रखिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। आज के इस खालिसपुर के इस नुक्कड़ सभा में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी, ए बेटा सुन, आगे झंडा तुम्ही को उठाना है, बात को सुनो, रहने दीजिए। इस गांव के तमाम मुअज़्ज़िज़, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हम लोग जो काम आज कर रहे हैं ये काम कोई नया नहीं है। हम जिस मिशन को लेकर के 2008 में आजमगढ़ की सरजमीन से उठे थे, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का सफ़र हमने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तय किया था। हज़ारों की तादाद में जाकर करने दिए। हुकूमतें किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे मौजूदा वक्त में जो हुकूमत उत्तर प्रदेश में है या इसके पूर्व की हुकूमतें रही हों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जुल्म हमेशा मुसलमानों के साथ हुआ है, हुकूमतें किसी की भी रही हो। जालिम हमेशा हुकूमत करने वाला था। इसकी तफसील में अगर मैं जाऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सारी जिद्दोजहद, सारी कोशिश के बावजूद ये बात समझ में आई कि जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम अपने मकातिब को, अपनी शरीयत को अगर बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में जहां पर संविधान है वहां पर आपको इस बात का अख्तियार नहीं है कि आप बंदूक उठाएं, आप लाठी उठाएं, डंडे उठाएं, आप किसी की जान लें। क्योंकि हमारे देश में कानून है, संविधान है, और हम तमाम लोग उस कानून और उस संविधान के पाबंद हैं। आपको लड़ाई लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो संवैधानिक रास्ता है जो संविधान ने हमें बताया।
दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपके घर में या मोहल्ले में नाली को लेके झगड़ा होता है तो क्या होता है? मसला हल नहीं होता है, मसला बढ़ता है। दो ग्रुप में झगड़ा होती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर FIR करवाता है, दोनों उठा करके थाने में जाते कि नहीं जाते? उसके बाद अगर वहां सुलह होगी तो दोनों 20-20 हजार रुपया देते, और मुकदमा हुआ तो दोनों कोर्ट में जाते। उसमें किसी को फांसी नहीं होगी, लेकिन बाद में फिर मामला सुलह पे ही आता। मतलब क्या हुआ? आपने कानून को हाथ में लिया, आपने संविधान को फॉलो नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट मिला, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जिस नाले के लिए झगड़ा होती है वो नाला वहीं रुक जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लड़ करके, जबान से बोल करके, सोशल मीडिया पे डायलॉग बोल करके, नारे लगा करके हम चीजों को हासिल कर लेंगे, तो ये नामुमकिन है। ट्रांसफार्मर जल गया, आप रोड को जाम कर दोगे। ट्रांसफार्मर तो लग जाएगा, लेकिन आपका वीडियो कोतवाल साहब बना करके लेके चले जाएंगे, और 1 हफ्ते बाद आपके यहाँ नोटिस आ जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा हो गया। सही है या गलत है? बताओ आप मुझे। और उसके बाद जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे, कोतवाल साहब कहेंगे अरे तुम्हारे ऊपर तो मुकदमा है, रिपोर्ट कहां से लगेगी? आप सरकारी नौकरी लेने जाएंगे, कहेंगे कि अरे तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, तुमको सरकारी नौकरी कहां मिलेगी? NOC मिलेगी ही नहीं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास जो संवैधानिक रास्ता, जो संविधान ने हमें बताया है, हमें उस रास्ते को अपनाना है। सवाल ये है वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता सियासत का रास्ता। जो कौमें लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाती हैं, उस समाज को, उस कौम को इंसाफ नहीं मिलता। इस देश में पहले एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी, ठाकुरों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, बनिया की पार्टी थी ना। हर किसी की पार्टी कांग्रेस थी। मौजूदा वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। कितनी? 2500 पार्टी। और सारी पार्टी आज जो अपने अपने प्रदेश में मजबूती के साथ है, वो सारे के सारे कांग्रेस से टूट करके निकले। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में है, शरद पवार किस पार्टी का हिस्सा थे? TMC तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है, ममता बनर्जी किस पार्टी का हिस्सा थी? मुलायम सिंह यादव किस पार्टी के हिस्से थे? बताइए आप मुझे। YSR कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर आंध्र प्रदेश, वो किस पार्टी के थे? तमाम पार्टियां कहां से निकली? कांग्रेस से निकली। क्यों निकली? क्योंकि तमाम लोगों ने एक ही इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लोगों को इंसाफ नहीं दे रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा मराठाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा। शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और महाराष्ट्र के अंदर अपनी हुकूमत बनाई। मुलायम सिंह यादव ने कहा पिछड़ों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुसलमान नाराज था बाबरी मस्जिद की शहादत पर। मुलायम सिंह ने गिरी हुई दीवार पे खड़े होकर के समाजवादी का ऐलान कर दिया। मुसलमान परेशान था, हम कहां जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर हम ठगे गए। कांग्रेस पार्टी की दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद किया गया। हमारे बड़ों ने कहा मुलायम सिंह हमारे नेता है। हमने लब्बैक कहा, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, समाजवादी को अपनी पार्टी मानी। मुलायम सिंह के साथ हम चल दिए, जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे बड़ों ने तो मौलाना मुलायम सिंह तक कहा। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मुलायम सिंह की बरसी पर हमारे मुसलमान भाई बड़ा रोते हैं। तो इस कदर लोगों ने मुलायम सिंह से मोहब्बत की। मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उत्तर प्रदेश में यादव समाज सिर्फ और सिर्फ 7% है। कि हम
मुलायम सिंह यादव को कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। आंख बंद करके हमने मुलायम सिंह यादव को वोट डाला, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जो पिछड़ा समाज था उसे इंसाफ मिला। मुलायम सिंह के समाज के जो 7% यादव थे 50% से ज्यादा सरकारी नौकरी में आए। अच्छा आप बताइए, आजमगढ़ जिले में कोई ऐसा थाना है जहां पर यादव का बेटा पुलिस में ना हो, एसआई ना हो, दरोगा ना हो? सही है या गलत है, आप बताओ मुझे, है कि नहीं है? थाने में कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जिस दफ्तर में यादव का बेटा ना हो? है? आपका बेटा कहां है? आपका बेटा क्यों नहीं है? आपने सरकार बनवाई ना 7% वालों को अपना 20% वोट डाल करके, लेकिन आपका बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर लीडर कौन था? मुलायम सिंह यादव। तो जाहिर सी बात है, पिछड़े पहला काम उन्होंने अपने समाज के लिए किया, दूसरे समाज के लिए नहीं किया। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी। क्यों बनी? नहीं बनना चाहिए था ना, जब सबकी पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन हाँ, 11% वो समाज जिसको संविधान ने अनटचेबल कहा, अछूत कहा, वो उत्तर प्रदेश में 11% है। 22% दलित, 16 जातियां, 15 जाति जो दलित है वो कागजी दलित है, उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत है, उनको अपना आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो दलित है। और सरकारें जब भी आई अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें शेड्यूल कास्ट में डाला गया। लेकिन जो 11% है एक जाति, वो 15 जातियां 11% है उत्तर प्रदेश में। खटिक है, वाल्मीकि है, धोबी है, पासी है, पासवान है। तो ये 15 जातियां हैं, वो 11% है। बाकी जो 11% है वो जाति जिन्हें संविधान ने अनटचेबल कहा, अछूत कहा, वो 11% है। जिनके घरों पर आप पानी नहीं पीते थे, जिन्हें लोग आप अपने घरों पर अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाते थे, जिनके बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं होता था, जिनकी बच्चियों का रेप हो जाता था, अगर पुलिस स्टेशन में जाते थे शिकायत करने के लिए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। वो समाज दबा कुचला पिछड़ा अपने अधिकारों से वंचित था। सुबह उठ करके लोगों के घरों की गंदगियों को साफ करता था। लोगों के घरों में जानवर मर जाते थे, वो बेचारा आकर के उनके जानवर को ले जा करके उसकी चमड़ी को छील करके बाजार में बेचता था। ये आंखों देखी है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और कब? जब उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था। कितना? 131 एमपी। 131 एमपी जिस समाज का हो, वो जिधर चाहे सरकार गिर जाए, जिधर चाहे सरकार बन जाए, लेकिन उसके समाज के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ज्यादती अधिकारों से वंचित था। उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। हम सोचते हैं कि नफीस के जीत जाए से हमें इंसाफ मिल जाए। हम सोचते हैं कि गुड्डू जमाली एमएलसी बन गए तो हमको इंसाफ मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि फलाना भाई है अपना, वो जीत जाए तो हमें कुछ नहीं। भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक जो कहता है कंपनी में वही होता। नौकरों के हिसाब से कंपनी नहीं चलती, कंपनी मालिक के हिसाब से चलती है। 131 एमपी जिस समाज का था, उसके गले में मटकी लटका दी गई, जमीन पर ना थुक के जमीन नापाक हो जाएगी। कमर में झाड़ू बांध दिया, जमीन में उसके पैरों के निशान ना रहे। क्या मेरी बात गलत? ये इस हिंदुस्तान में, इस भारत के अंदर हुआ है। उन्हें इंसाफ कैसे मिला? उनके लिए उनके समाज का एमपी नहीं बोला, जिसके बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, माननीय काशीराम जी ने कहा था
वो जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ SC ST समाज का MP है, वो तुम्हारा MP नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का MP है। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। काशीराम पंजाब की सरजमीन से आए, काशीराम उत्तर प्रदेश के नहीं थे। काशीराम पंजाब की सरजमीन से आए, अपने 11% समाज के बीच में जाकर के क्या कहा उन्होंने? ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का कि 11% वालों को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। काशीराम ने कहा यही वो चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने कहा कैसे? काशीराम पर इल्जाम लगा, और इल्जाम लगाने वाले कौन लोग थे? मुसलमान नहीं थे। उस वक्त बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। कांग्रेस पार्टी में काशीराम के समाज के लोग काम करते थे। उन लोगों ने इल्जाम लगाया काशीराम पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई ब्राह्मण नहीं बोलता, क्योंकि मामला दलित का था, इसलिए दलित को दलित से काउंटर कराया गया। काशीराम पर इल्जाम लगा, काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। दुनिया ने देखा, जिसका मजाक उड़ाया, महज 9 सालों की मेहनत पर उन्होंने सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुखिया अपने कौम की एक बेटी को बनाया कि नहीं बनाया? तो ये उनके इत्तेहाद की ताकत थी। जो 11% मुत्तहिद हुआ तो अल्लाह की मदद उस पर आई, और जब आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो अल्लाह की मदद आप पर नहीं आएगी। एक विधायक मुसलमान है, उसका नाम कमाल अख्तर, रहने वाला अमरोहा का है, चुनाव लड़ता है जाकर के मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से। इसके पहले अमरोहा हसनपुर से चुनाव हार गए, इस बार उनकी सीट बदल दी गई। कांठ विधानसभा से पूर्व मंत्री भी आप नाम जानते होंगे। कल उन्होंने तकरीर में कहा, जबकि ये बात मैंने मीडिया के सामने पहले बोला, कल उन्होंने अपनी एक मीडिया बाइट में, लोकल किसी चैनल को बाइट दे रहे थे संभल में, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी की गाड़ी में तेल या उनके कैंडिडेट या जो भी है वो सब सारी चीजें बीजेपी दफ्तर से हो रही है। अब आप बताओ, मैंने पहले कहा था काशीराम का काउंटर उनके समाज से करवाया गया, तो हमारा जो काउंटर है वो हमारे समाज के जरिए से करवाया जाएगा। तो हमें इसकी फिक्र नहीं। हम जानते हैं कि कमाल अख्तर वो बाज है जिनकी ट्रेनिंग समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दी गई है। बाज जानते हैं ना? अरे वो बजवज होने शिकार होते हो। कैसे उसकी ट्रेनिंग होती मालूम है? जब उसको पकड़ के लाते हैं तो उसके आंख को बंद कर देते हैं, 2 दिन तक उसको सोने नहीं देते, उसको खाना कम देते, और जब उसकी आंख खोली जाती है तो एकाएक जो आंख खोलता है वो सोचता है कि उसने मुझे बचा लिया मरने से। अब वो उसका वफादार धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। फिर उसको थोड़ा खाना खिलाता है तो बोला अरे तुझे खाना भी खिला दिया, तो अब उसको लगता है कि ये वफादार, जबकि उसको नहीं मालूम कि यही मुझे फंसा करके लेकर के आया। लेकिन अब चूंकि उसको वफादार बनाना है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके पैर में रस्सी बांधी जाती है, थोड़ी दूर रखा जाता, गोश्त दिखाया जाता, उड़ के आता है। रस्सी नहीं खोली जा रही क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि ये वफादार है या नहीं। तो उसको बुलाते हैं, रस्सी पैर में बंधिए, फिर थोड़ी दूर छोड़ते, तो हफ्ता 10 दिन ये ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद उसके पैर की रस्सी को खोल दिया जाता है। जब ये यकीन हो जाता है कि अब ये मेरा वफादार है, तब उसको दूर बैठा करके गोश्त दिखाते हैं तो उड़ करके आता है। वो 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर की दूरी से आता है। तब वो तैयार होता है शिकार के लिए, तब उसको लेकर के जाते हैं। तो फिर दूसरी जो चिड़िया होती है उसी बाज से, यानी एक चिड़िया से दूसरी चिड़िया का शिकार किया जाता है। ये जो कमाल अख्तर है या नफीस है या और भी मुस्लिम लीडर जो भी है, गुड्डू जमाली हो या और भी है आजमगढ़ में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, या पूरे प्रदेश में, ये वही बाज है
जिनकी ट्रेनिंग समाजवादी पार्टी के दफ्तर में की गई है, और ये तैयार हो गए, ये ट्रेन हो गए, वफादार हो गए, इनको बेहतरीन खाने को मिल रहा है वहां के उसी जरिए से, उसी दफ्तर के जरिए से बिल्डिंगें बन रही हैं, मकान 1 तल्ले से 2 तल्ले हो रहे हैं, गाड़ियां 2 से 4 हो रही है, सेहत माला माल हो रही है। आप विधायक हो रहे हैं, आपकी अम्मा नगर पंचायत की अध्यक्ष बन रही है, आपके तो अच्छे दिन आ रहे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब चाइना का माल मार्केट में डुप्लीकेट साबित होना शुरू हो गया और ओरिजिनल माल मार्केट में आएगा तो चाइनीज माल बेचने वाला तो चिल्लाना शुरू करेगा ना। तो ये वही लोग हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। तो इनसे हमें होशियार रहना है। और यही बात इन लोगों ने बिहार में बोला था, तो इन लोगों को क्या जवाब दिया बिहार की आवाम ने? इन लोगों ने 5 साल पहले की एमआईएम को समझा है। शायद इन्हें नहीं पता कि 5 सालों में जो जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इस प्रदेश के मुसलमानों ने झेला, और तुम्हारे मुखिया और तुम्हारी खामोशी, अगर कोई उत्तर प्रदेश या पूरे देश में हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार पर बोला तो उस लीडर का नाम मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे मामला शरीयत का, चाहे मामला वक्फ का, चाहे मामला एसआईआर का, चाहे मामला ट्रिपल तलाक का, चाहे मसाजिद का, चाहे खानकाह का, चाहे दरगाह का, जब भी कोई मामला आया तो आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए कि किसने आवाज उठाई। तो आज अवाम समझ गई, नौजवान तैयार है। तुमने काशीराम पर इल्जाम लगाया था, नौजवान खड़ा हुआ, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने आप को मजबूत करें, दिखावा कम करें, काम ज्यादा करें, फजूल खर्चियों से बचे। रियाकारी अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं करता। जीती हुई बाजी हार जाओगे अगर रियाकार बनोगे तो। दिखावा नहीं करना है, मेहनत करनी है, गांव गांव जाना है, एक एक घर जाना। अगर हम गांव के अंदर प्रोग्राम करते तो हम कम से कम 50 घरों में अपनी आवाज को पहुंचाते, लेकिन हम यहां प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोग को पता है कोई प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं हमको, हम क्यों आए। एक फिल्म आप लोगों ने, नौजवान तो खड़े, एक फिल्म देखा होगा आपने, पुष्पा राज देखे थे ना। ऐसा बोलता है नहीं झुकेगा, पुष्पा राज, मैंने भी देखा उस फिल्म को, हालांकि मैं फिल्म नहीं देखता, 20 साल में 2 फिल्म देखा हूं। तो उसमें एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि पुष्पा राज में वो चंदन की लकड़ी के लुटेरे होते हैं, जा करके जंगलों को काटते हैं। चंदन की लकड़ी, बहुत बड़ा सिंडिकेट होता है उन लोगों का, पूरे देश में फैला रहता है। तो उसकी वो लोग जंगलों से काट करके उसको चोरी से उस माल को सप्लाई करते हैं, उस लकड़ी को। तो पुष्पा जो रहता है वो माल को क्रॉस कराने का माहिर होता है, पुलिस को चकमा दे करके। तो जो सिंडिकेट के लोग होते हैं वो लोग इसको बोलते हैं कि 1 करोड़ का माल अगर तू पास कराएगा तो तुझे 5 लाख रुपया मिलेगा। क्या बोले? 5 लाख रुपया। तो पुष्पा ने कहा मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए, मुझे 4 लाख चाहिए। तो उसके साथियों ने कहा कि भाई आपने 1 लाख रुपया नुकसान क्यों किया अपना, आप 4 की बात क्यों किए? तो उसने कहा मुझे 5 लाख रुपया नहीं, मुझे 4% चाहिए। अगर मैं 5 लाख उससे लूंगा 1 करोड़ पर कमीशन, तो फिर मैं हमेशा उसके सामने झुक करके रहूंगा। लेकिन जब मैं 4% की बात करूंगा तो मैं 4% का मालिक रहूंगा और उससे कांधा में कांधा मिला करके चलूंगा। तो ये नफीस भाई हो या कमाल अख्तर हो या गुड्डू भाई हो, ये 5 लाख वाले हैं, लेकिन हम 4% वाले हैं। हम इससे कम पे बात नहीं करने वाले हैं। लोग चाहते हैं कि हम सरेंडर कर दें इनके सामने। अरे संविधान ने हमें राइट दिया। अच्छा आप बताओ मुझे, अभी एक नया
नई पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी, कोई उसको कहता बीजेपी की बी टीम? कोई कहता है? जाके बिहार में चुनाव लड़े वो। आम आदमी पार्टी को कोई बीजेपी की बी टीम कहता है? जाकर के बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़े। जितनी भी नई पार्टियां बनी है जिसकी लीडरशिप गैर मुस्लिम के हाथ में है, उस पार्टी को आज तक किसी ने बीजेपी की बी टीम कहा है? आप बताओ मुझे, एक स्टेटमेंट बता दीजिए किसी का। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, तुम दोनों का किबला एक है, तो तुम अपने भाई को बदनाम नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कल उसको तुम अपने साथ भी ले सकते हो। हमें तुम इसलिए बदनाम करते हो कि हम मुसलमान हैं। हम पर इल्जाम लगाया तुमने कि हम बी टीम है, मौलाना आमिर रशादी पे लगाया बी टीम है, डॉक्टर अयूब पर लगाया बी टीम है, मुस्लिम मजलिस पर लगाया बी टीम है। अरे जो कौम कभी जिंदगी में आजादी के बाद फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का साथ दिया, कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के हराने के नाम पर हमेशा नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, तो उस कौम का कोई एक बच्चा, एक नौजवान बीजेपी की टीम नहीं हो सकता। बीजेपी की टीम वो है जिसका बहनोई बीजेपी में, जिसकी बहन बीजेपी में, जिसका भाई बीजेपी में, जिसकी भौजाई बीजेपी में। वो घराना कौन सा है? वो घराना अखिलेश यादव का है। क्या मेरी बात गलत है? अपर्णा यादव कौन है? अपर्णा यादव कौन है? प्रतीक यादव कौन है? उपचुनाव में करहल से जो विधानसभा का कैंडिडेट बीजेपी का था, धर्मेंद्र यादव का सगा बहनोई था। पूछ लेना, धर्मेंद्र आएगा तो। जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है बीजेपी से, पूछ लेना धर्मेंद्र आए तो। अच्छा, आप मुझे बताओ, इनके घरों में शादियां होती है, नरेंद्र मोदी आते? कौन सा रिश्ता है? बताओ आप मुझे। बैरिस्टर ओवैसी की 3 बच्चियों की शादी हुई। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी को आपने देखा उस शादी में? अमित शाह को देखा? शादी में कार्ड किसको दिया जाता है? जो दिल के बहुत करीब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी इनके करीब है? बदनाम हमें कर रहे हो। अरे हम ईमानदारी से 2.5% ज़कात निकालते हैं और तुम हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे हो। और इल्जाम कौन लगा रहा है? जो रात को शराब पी करके सोता है। इल्जाम कौन लगा रहा है? जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। और इल्जाम किस पर लगा रहा है? जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, उस पर इल्जाम लगा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि आओ मस्जिद में बैठ करके बात कर ले। अखिलेश यादव तो इस बात को नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी की बी टीम है। वो नहीं कहेंगे, वो कहलवाएंगे कमाल अख्तर से, नफीस से। है हिम्मत तो आओ मस्जिद में बैठ करके बात करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चलो हरम में बैठ करके बात करो। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मैं हूं। अगर तुम अपने माँ बाप की एकलौत, अगर वाकई में अपने माँ बाप की औलाद हो, कमाल अख्तर, मैं तुम्हारे आने जाने का टिकट दूंगा। चलो तुम मक्का में और काबतुल्लाह के सामने बैठ करके तुम कसम खाओ कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी दफ्तर से भेजा जाता है। इस तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, इनके वोटों को लेकर के बड़ी बड़ी कुर्सियां हासिल करना, तुम बोल तो सकते हो, साबित नहीं कर सकते। और अब हम बता रहे हैं, इंशाअल्लाह इस बार कांठ विधानसभा से तुम लड़ो या तुम मुरादाबाद की देहात विधानसभा से लड़ो, तुम्हारा हारना तय है। और इस बार तुम विधानसभा में नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून में कोई फर्क नहीं है। हम फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून को हम जो समझते थे हम वही सब समझ रहे। ये कौन सी बात हो गई भाई? फिरौन बड़ा खतरनाक है और नमरूद थोड़ा सा अच्छा है। ये छिछोरापन हम लोगों से नहीं हो सकता। और हम न किसी के मजहब के खिलाफ थे, ना है, ना रहेंगे। आज तक हमने किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोला।
लोग हमको बोलते हैं, लोग मुसलमानों, अब एक लड़का आज वीडियो डाल करके बोल रहा है कि हम सालार मसूद गाजी की कब्रिस्तान को 6 दिसंबर को उनकी दरगाह को तोड़ देंगे। पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी? अगर हम कहेंगे कि तुम तोड़ने आओगे, तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ देंगे, तो पुलिस हम पर कंप्लेन करेगी। हम बोलेंगे हम पर कंप्लेन होगी। मौलाना महमूद मदनी ने एक बात कही, जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। उन्होंने क्या कहा? जुल्म के खिलाफ जिहाद तुमने पकड़ लिया, जुल्म नहीं पकड़ा। अरे ये तो पकड़ लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ। तो जुल्म करने वाला ये नहीं देखता कोई हिंदू है या मुसलमान है, जालिम अपने फायदे के लिए जुल्म करता है। तो जाहिर सी बात है, जालिम को क्या जाकर के उसको आई लव यू बोलेंगे, किस करेंगे, चुम्मा लेंगे? जालिम जब आएगा तो हम डिफेंस में संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उससे? तो ये क्या गलत था? अब मीडिया एक बात चलाती, दो नहीं। समझो इस बात को, ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आपको खिलाफ, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यही प्रोपेगेंडा कभी दलितों के खिलाफ चला था। बच्चा चोरी के नाम पर, चोर के नाम पर पीट पीट करके मार दिया जाता था। जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा तादाद उनकी हुआ करती थी। आज सबसे ज्यादा तादाद आपकी है जेलों में। 14% आपकी आबादी है, 27% जेल की सलाखों में आपकी आबादी है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताओ, आप बताइए मुझे। इससे हमको लड़ना पड़ेगा। कौन लड़ेगा? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सरकारें बदल जाएंगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, 2013 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कमाल अख्तर सुन लो, नफीस मियां आप भी सुन लो, 2013 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मुजफ्फरनगर के अंदर 250 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था समाजवादी की सरकार में। हुआ था कि नहीं हुआ था? अनऑफिशियल 250 लोग मारे गए, 17 मुस्लिम बच्चियों का रेप हुआ। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुसलमान नेताओं को इकट्ठा किया और कहा कि मुजफ्फरनगर पे मत बोलना, चलो सैफई। दिसंबर के महीने में जहां 50,000 लोग रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, वहीं मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव सैफई में नंगा डांस देख रहे थे, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और सलमान खान को बुला करके। हमारे घरों में एक मैयत हो जाती है, हम 1 महीना 40 दिन शादियां नहीं करते। 250 लोग मार दिए गए। क्या मुसलमान भाई नहीं है? जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बात को कि अगर मुजफ्फरनगर का मुसलमान तड़पेगा, खालिसपुर का मुसलमान उस तड़प को महसूस ना करे, तो वो मोमिन मुसलमान नहीं है। तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम मुसलमान आपस में भाई हो। लेकिन इस भाई के लिए कौन आवाज उठा रहा है? आप मुझे बताओ। हम लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने हकूक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा। क्यों? हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही। हमारी उम्र हो गई, लेकिन हमने जो बीज लगाया है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये एक दरख्त की शक्ल लेगा। अगर फल नहीं देगा तो कम से कम हमारी आने वाली नस्लों को साया तो देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। 1 साल 2 साल में कोई इलाका फतेह नहीं होता। न डरना है न घबराना है। याद करो आप, 2 साल तक 11 किलोमीटर चौड़ी, 23 किलोमीटर 42 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के वो मुसलमान, याद करो आप, न खाना न पानी न बिस्तर न घर न मकान न लाइट। उसके बाद भी जब वो जमीनों से पत्ते खा रहे थे, वहां के रेत को खा रहे थे, तब भी कह रहे थे हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। घुटने नहीं टेके अमेरिका इसराइल के आगे। 70,000 जानें चली गई।
छोटे छोटे बच्चों औरतों को मार दिया जालिमों ने, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये डराने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया फलस्तीन पर हो रहे जुल्म पर खामोश थे। मुस्लिम ममालिक जब जुल्म हो रहा था तो खामोश थे, और बाद में फिर डराने का काम शुरू कर दिए। ये वही लोग हैं हमारे ऊपर हो रहे जुल्म पर ये खामोश रहते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो जालिम से हमें डराते हैं। अरे तुम अपोजिशन में थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हम पर जुल्म हो रहा था तो हुकूमत वक्त से तुम लड़ते, तुम नहीं लड़ सके। तुमने हमने डरा करके हमारा वोट ले लिया। बताइए आप मुझे, 2.5% वाला बिहार में उप मुख्यमंत्री बन रहा था, उससे गठबंधन हो गया। 18% वालों से नहीं। क्यों? हमारा वोट क्या है? ख्वाजा का लंगर है। हमारा वोट क्या है? बेवा का माल है, कोई भी लूट करके लेके चला जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, ये वोट लोकतंत्र में आपका हथियार है। पहले तो लड़ने के लिए जान को गंवाना पड़ता था, अब जान को गंवाना नहीं है। इलाके को फतेह करने के लिए आपको अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल करना। यह तो जिला पंचायत का इलेक्शन है। हम पूरे आजमगढ़ जिले में सभी सीटों पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम बाहुल सीट पे मुसलमान होगा, सुरक्षित सीट पे दलित होगा, गैर मुस्लिम सीटों पर हमारा गैर मुस्लिम भाई होगा। हम सबको टिकट देंगे जैसे पहले हमने दिया, हम देंगे और चुनाव लड़ाएंगे मजबूती से। अगर आपने वोट दिया, 15 हम जीत करके अगर आ गए आजमगढ़ में, तो हमारे बगैर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। तब हम बैठ करके बात करेंगे, ये बताओ खालिसपुर वाला रोडवा कब बनी। तब हम बात करबे ना कि खड़ंज वो तो टूटा है, जाएगा रास्ता ना आई, बताओ सीसी रोड कब बनी। तब वो कही ना फला तारीख ना बनी तो 15 वापस अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, दूसरा बन जाए। फिर समझ गए कि नहीं? तो कम से कम आप हमें वोट तो डालिए। जब आप कमजोर रहेंगे आप पर इल्जाम लगेगा, जब आप मजबूत हो जाएंगे इल्जाम लगना बंद, और इल्जाम लगाने वाला घुटने के बल चल करके आपके पास आएगा। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कौन करेगा? सपा वाले करेंगे, है ना। और जब हम 15 तो जीत जाएंगे तब ये हमारे पास चल करके आएंगे ना, तब नफीस भाई वहाब भाई को फोन करेंगे ना, तब नदीम आरिफ को फोन करेंगे ना, तब हम कहेंगे कि तुम पहले बोलो कि हम लोग बीजेपी की बी टीम नहीं है ना। तो मौके पे चौका। तो आप लोग जिला पंचायत में पार्टी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? बताइए। देंगे ना इंशाल्लाह? सब लोग साथ दीजिए और गांव के अंदर प्रोग्राम कराइए। मैं फिर एक मर्तबा आऊंगा शाम में इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग को माइक वाइक कुछ नहीं, मैं डब्बा माइक सब लेके आऊंगा, लाइट वाइट। खाली भीड़ इकट्ठा करिएगा। आने का मतलब कम से कम 500 लोग रहे, ताकि लोगों तक आवाज तो जाए। 200 आदमी रहा है, 200 औरत, तो 400 सुनिए ना भाई। गौवा में औरतिया घर में बैठ के सुनिए बत्तियां, तुम तक जाएगी ना है। अभी बच्चे लोग इन लोग के समझ में ना आता है, बिल्कुल खाली सोच आगे चक्कर में रहते नारा लगावे के। अभी हम लोग ठीक है, उसकी भी जरूरत है। जब उसकी जरूरत आएगी बेटा तब तुमसे कहूंगा कि 200 नहीं 2000 मोटरसाइकिल लेके आओ। जब उसकी जरूरत होगी तब तुमसे कहूंगा तुम माला इतना क्यों, जेसीबी लगा करके उससे माला डालो ना। तब देखूंगा तुम्हारे पास कितना माला है, तुम कितनी मोटरसाइकिल है। कहूंगा तुम 1000 4 चक्का लेके आओ। अरे तुम जीत करके आओ, अपना जश्न मनाओ ना लेकर के। अभी नहीं, अभी तो शुरू हो रहे हो। पता चला उसी में पूरी ताकत दिखा दोगे तो आगे फिर कहां से बढ़ोगे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि अगर मगर लेकिन नहीं, 5 लाख नहीं 4% की बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इनको घुटने के बल लाएंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना इंसाफी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन ने कहा मुसलमान दलित से बदतर। हम दलित से बदतर है तो हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वरना इससे नीचे अब कोई हिस्सा नहीं बचता।
आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।